Hello everyone, I welcome you all to Unacademy CA Foundation YouTube channel। तो दोस्तों हम कर रहे थे इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 हमारे इस YouTube चैनल पे। इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये सेशंस जो हमारे CA फाउंडेशन मई एंड जून 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 को 4 सेशंस में कंप्लीट करने वाले हैं। आज है दोस्तों लेक्चर नंबर 3। सो अगर आपने चैप्टर में पहले देखा हो फिर भी आप इन सीरीज को देख सकते हैं। अगर आपने पहले चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है फिर भी आप इन 4 लेक्चर्स को देख सकते हैं। हम एकदम क्विक वे में पूरे चैप्टर 1 को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्लास। सो गाइज, जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम ए चार्ट अकाउंटेंट एंड दोस्तों मैं आप सबको पढ़ाता हूं सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड बीसी के एंड जो है सीए इंटर लेवल पे भी मैं आप सबको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो अगर आपको मुझसे फाउंडेशन में पढ़ के मजा आता है तो आप इंटर में भी मुझसे बाद में पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये है हमारी बाहुबली टीम जो आपको अनअकैडमी में सीए फाउंडेशन लेवल पे आप सबको पढ़ाते हैं। एंड आप जब अनअकैडमी से जुड़ जाते हैं तो अनअकैडमी पे आपको 2 प्लेटफॉर्म्स पे क्लासेस मिलती हैं। एक होता है हमारा यूट्यूब चैनल एंड दूसरा होता है हमारा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। आपको दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लासेस मिलती है जैसे कि हमारा अनअकैडमी सीए फाउंडेशन चैनल है एंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो कि आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आसानी से बेटा इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां पे आपको आपका गोल सिलेक्ट करना पड़ता है सीए फाउंडेशन एंड देन बेटा आप हमारे इस अनअकैडमी ऐप पे भी 2 तरह की क्लासेस देख सकते हैं। एक होता है स्पेशल क्लासेस एंड एक होती है हमारी सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्लासेस। स्पेशल क्लासेस भी एकदम फ्री होती है। 3 जनवरी से हम आपके लिए स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करेंगे मई एंड जून 22 वाले स्टूडेंट्स के लिए। एंड अगर आप दोस्तों हमसे फुल कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान्ड मैनर में पढ़ाना चाहते हैं सो भाई साहब आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। लक्ष्य 2.0 बैच आप ये ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ये एक कंप्लीट बैच है। इसमें अगर आपने फाउंडेशन की पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है फिर भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 22 दिसंबर से ही ये बैच स्टार्ट हुआ है, अभी ज्यादा लेक्चर्स नहीं हुए हैं। आप इस बैच को अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए क्या करें, आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस एंड आइकॉनिक दोनों में सेम क्लासेस मिलती है लेकिन प्लस में आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं एंड आइकॉनिक में आपको पीडीएफ नोट्स लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रिंटेड बुक्स, पर्सनल कोच जो आपको हेल्प करेगा पढ़ाई करने में, स्ट्रेटजीज बनाने में, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड स्टडी प्लानर जैसे एडिशनल फीचर्स आइकॉनिक वाले बच्चों को मिलते हैं। तो अगर आप एमबी सर कोड को यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन लेते समय तो आपको एडिशनल 10% का ऑफ मिल जाता है, चाहे आप प्लस का ले या आइकॉनिक का। बट सबसे बेस्ट होता है बेटा आपका कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। फाउंडेशन के बाद वैसे भी इंटर की क्लास तो लगानी ही है। अगर आप 2 साल का कॉम्बो ले लेते हैं जिसमें आपको फाउंडेशन इंटर दोनों की क्लासेस मिल जाती है तो अनअकैडमी में 2 साल तक फाउंडेशन एंड इंटर की जितनी भी बैचेस होगी आप सब देख सकते हैं। तो पहले 6 मंथ्स आप फाउंडेशन की बैचेस देखिए, फाउंडेशन पास हो जाइए, देन आपके पास 1.5 इयर्स और बचते हैं। आपके पास और 18 मंथ्स बचते हैं जिसमें आप सीए इंटर की पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बेटा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। अगेन इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की। एमवी सर कोड यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का ऑफ मिल जाएगा। जैसे प्लस का कॉम्बो है वैसे आइकॉनिक का भी कॉम्बो होता है। सो आइए दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड विद इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। हम पढ़ रहे थे बेटा इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1। उसमें मैंने आपको कल की वीडियो में नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया था एंड हमने स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था हमारे कल के लेक्चर में। आइए एक बार क्विकली इसको मैं आपको रिवाइज करवा के देता हूं एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। स्कोप का मतलब क्या होता है कि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर करते क्या है, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर करते क्या है। तो हमने बोला कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं कि जब भी हमको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इकोनॉमिक थियरी का इस्तेमाल करते हैं, इकोनॉमिक थियरी को यूज करते हैं हमारे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसको बोलता हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स। लेकिन वो ऐसा बोलता है कि आपके बिजनेस प्रॉब्लम्स 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है आपका इंटरनल इश्यूज या ऑपरेशनल इश्यूज, है ना, इंटरनल इश्यूज या इंटरनल प्रॉब्लम्स, एंड दूसरे होते हैं आपके एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स या एनवायरमेंटल इश्यूज। तो बोलता है जो आपके इंटरनल इश्यूज है ना, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक होते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो उसमें आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करना, उसमें आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करना, ऐसा बोलते हैं। एंड जो एक्सटर्नल इशू है वो एनवायरमेंटल इशू है, ओवरऑल लेवल में आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, तो बोलता है इसमें आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करना, इसमें आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करना। क्या बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो मैंने एक थोड़ा सा बेस आपका डेवलप कर दिया। देन मैंने कल आपको इसके 3 पॉइंट्स बता दिए थे, डिमांड एनालिसिस, फोरकास्टिंग। हम पहले क्या पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे कि हम कैसे कौन से ऑपरेशनल या इंटरनल इशू को माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई करते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो मैंने पहले डिमांड एनालिसिस, डिमांड फोरकास्टिंग कल की वीडियो में बताया। देन मैंने आपको कल की वीडियो में प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस एंड ये भी बता दिया था। अब अगला देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखेंगे जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी। जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, पहले ये बात समझिए कि आपके मार्केट में आप जिस मार्केट में आपका बिजनेस कर रहे हैं, उस मार्केट में क्या आपके पास प्राइस को चेंज करने का, आपके पास प्राइस को चेंज करने का पावर है क्या? समझ में आ रही बात है? फिर से, मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या कि आप जो है आपके मार्केट में, क्या आप एज एन इंडिविजुअल सेलर, क्या आप मार्केट में प्राइस को चेंज रखने का पावर रखते हैं या नहीं रखते? सर एग्जांपल, जैसे कि बेटा एग्जांपल देता हूं, अगर आप मोनोपोली मार्केट में है, मोनोपोली मार्केट मतलब क्या, सिंगल सेलर, एक ही सेलर होता है उस मार्केट में, तो उस सेलर के हाथ में ही पूरा पावर है मार्केट का, वो अपने हिसाब से प्राइसेस चेंज कर सकता है। क्या फील आ रही है बातें? यस। देन एक होता है बेटा परफेक्ट कंपटीशन, ये आप और डिटेल में पढ़ेंगे, कहा, इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 में। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, यहां पे पूरे मार्केट में सिंगल प्राइस चलती है, यहां पे एक सेलर अपने हिसाब से प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, तो मोनोपोली के अंदर कोई कंपटीशन होता ही नहीं, और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कंपटीशन होता है, कंपटीशन होता है। तो आप अभी ये जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पास कितना मार्केट पावर है, तो बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ो। तो आपका जो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 है वो है मार्केट्स के ऊपर ही, इकोनॉमिक्स चैप्टर 4। तो बोलता है अगर आप आपके बिजनेस में ये जानना चाहते हो कि आपका कितना मार्केट पावर है, आपके मार्केट में आप क्या प्राइसेस चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपके मार्केट में किस तरह का कंपटीशन है, ये जानना चाहते हो, तो फिर आप मार्केट स्ट्रक्चर की मदद लो, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्या फील आ रहा है? क्या फील आ रहा है? क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना सर? तो मुझे कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए, मैं जिस मार्केट में रहता हूं उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज डेवलप करूंगा। तो अलग अलग मार्केट में क्या क्या चीजें होती है, ये जानने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ऐसा समझ रहे हो? यस। नेक्स्ट सर, अलग अलग मार्केट में प्राइस डिसाइड करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केट फोर्सेस के डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस होते हैं, उससे प्राइस डिटरमिन होता है। तो सिंपली ऐसा बोल रहा है कि मैं मेरे आउटपुट को, मेरे फिनिश गुड्स को कितने प्राइस पे बेचूं, ये जानना चाहता हूं मैं मेरे प्रोडक्ट को कितने प्राइस पे बेचूं, ये मैं जानना चाहता हूं। तो बोलता है उसके लिए प्राइस थियरी पढ़ो, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग मार्केट में कैसे आप प्राइसेस डिटरमिन करते हैं, और ये भी चीज आप इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि कैसे मोनोपोली मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिसाइड होती है, ये आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 में। क्या फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बताइए फास्ट जल्दी से। यस। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जल्दी जल्दी बताइए, क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट बोलता है रिसोर्स एलोकेशन।
रिसोर्स एलोकेशन, है ना। तो मुझे बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है कि इनके वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, कि हमको नंबर वन कंपनी बनना है, ज्यादा से ज्यादा सिटीज में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज बिकने चाहिए, हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ने चाहिए। तो ये क्या सारी चीजें एक बार में हो जाएंगी क्या, बताओ? क्या सारे वांट्स एक बार में पूरे हो जाएंगे क्या, बताइए फास्ट। अरे भाई साहब, एमबी सर की छोटी बहन पायल पवार क्या बात है, क्या बात है बेटा, क्या बात है, ऑसम। चलिए, यस। क्या ऐसा होगा कि एक बार में सारे वांट्स हो गए पूरे? क्यों नहीं होगा ऐसा, क्यों नहीं होगा बताओ फास्ट, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? एक साथ सारे वांट्स पूरे क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज रिलेटिवली वांट्स के कंपैरिजन में लिमिटेड होते हैं। क्या फील आया, क्या फील आया? और हम हमारे इन रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करेंगे इन बॉन्ड्स में, वही तो होता है इकोनॉमिक्स। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? ओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो बात आती है कि हाउ इंडिविजुअल यूनिट्स और इंडिविजुअल फर्म्स मेक डिसीजन टू हाउ टू efficiently allocate their scarce resources। तो अगर आप आपके रिसोर्सेस कैसे एलोकेट करना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िए। ये फील आया क्या कुछ? ये एमसीक्यू आता है, ये एमसीक्यू आता है इन डैश या डैश रिलेट्स टू efficient allocation of resources। तो क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेट्स टू efficient allocation of resources। क्या फील आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो हम इकोनॉमिक्स के एडवांस टूल्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि हम हमारे रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज कर सके। ठीक है, चलिए, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ेगा बेटा, बताओ फास्ट। अगर मजा आ रहा तो लाइक कर देंगे वीडियो को। यस, हाँ, काफी चीजें हम अजम्पशंस के ऊपर पढ़ते हैं। यस जुबैर, चलिए आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट बात है बेटा, थियरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब क्या है थियरी ऑफ कैपिटल का? मतलब क्या है सर? देखो, हमारे बिजनेस को चलाने के लिए हमको क्या लगता है? हमारे बिजनेस को चलाने के लिए हमको लगता है पैसा। तू पैसा पैसा करती है, मतलब पैसा लगता है बिजनेस को चलाने के लिए। तो हमारे पास पैसा आ तो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख रुपया कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में, मतलब पैसा इन्वेस्ट किया। अब इन पैसों को मैं कहां कहां यूज करूं, मैं इन पैसों को कहां कहां इन्वेस्ट करूं, ये भी मुझे सोचना पड़ेगा। तो मैं मेरे कैपिटल को कैसे एलोकेट करूं, कैपिटल एलोकेशन कैसे होना चाहिए, कहां कहां कितना कितना कौन से एसेट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये जानना चाहता हूं। तो बोलता है थियरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ो, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्या फील आ रहा है, क्या बोल रहा हूं? यस, आगे। तो जुबैर जी वही बातें होती है, देखो क्या होता है जुबैर। हाँ, ये चीजें काफी लोगों को आता है, ऐसा ऐसा काफी लोगों को ऐसा डाउट आता है कि सर इकोनॉमिक्स में हम इतने सारे अजम्पशंस के साथ चीजें पढ़ते हैं, तो ये चीजें रियल लाइफ में तो होती ही नहीं है। जैसे आपने बोला कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? हमने बोला कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स कांस्टेंट या रिमेनिंग कांस्टेंट या सेटर्स पैरेबस, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड जनरली गिरता है, ऐसा बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। अब ये इसका अजम्पशन हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर जुबैर हम आपके लॉजिक से चलेंगे कि सर अगर हम इस चीज को रियल लाइफ में अप्लाई करते नहीं तो पढ़ते ही नहीं ना, जान दो ना, क्यों पढ़ना है? पर बेटा रियल लाइफ में तो हजारों सिचुएशन हो सकती है। रियल लाइफ में क्या हो सकता है? रियल लाइफ में हजारों सिचुएशन हो सकती है, अलग 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 सिचुएशन हो सकती है। तो इसको आप कैसे पढ़ोगे मुझे बताओ,
कैसे पढ़ोगे? आपका सीए फाउंडेशन का कोर्स ही खत्म नहीं होगा कभी जीवन में, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो सकती रियल लाइफ में। तो ये समझ पा रहे हो बात को? ये समझ पा रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? लेकिन क्या होता है, हम ये रियल लाइफ की चीजें एग्जैक्टली एज इट इज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एक्चुअल में तो कुछ भी हो सकता है रियल लाइफ में। तो इसलिए हमको जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते तो उसमें कुछ ना कुछ अजम्पशन लेके पढ़ा जाता है, ताकि हम चीजों को आसान कर सके, कि हमको ये जब चीजें हम पढ़ते ना तो हमको बाकी डिसीजंस लेने में थोड़ी हेल्प मिलती है। ऐसा नहीं है कि इसको एज इट इज अप्लाई नहीं करना है रियल लाइफ में, लेकिन इस नॉलेज से आप रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ऐसे तो आप कभी भी आपकी पढ़ाई खत्म ही नहीं होंगी ना वैसे भी, क्योंकि मुझे बताओ रियल लाइफ में तो कुछ भी हो सकता है, तो उसकी क्लासेस कहां से करोगे मुझे बताओ, उसकी क्लास थोड़ी होती है। पर हम जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो हमको इसमें अजम्पशंस लेके इसलिए पढ़ते हैं ताकि चीजें थोड़ी आसान हो जाए समझने के लिए। जब हमको एक अजम्पशन बेस्ड चीज समझ में आ जाती है, तो उस नॉलेज को हम बाद में रियल लाइफ में हमारे हिसाब से अप्लाई कर पाते हैं, इसलिए हम ऐसा पढ़ते हैं। चलिए आइए वापस आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात आती है बेटा प्रॉफिट एनालिसिस। अब अब मुझे बताना। हम्म, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, हाँ तो जुबैर जी बेटा वो धीरे धीरे आता है ना, अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि अभी कितना टाइम हुआ आपका, नवंबर में एग्जाम है, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत एमसीक्यू सेशंस आपको करवाऊंगा, धीरे धीरे आपको एमसीक्यू को सॉल्व करने का तरीका पता चलेगा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो चीज होती है ना। आप ऐसा बोल रहे हो कि सर मैंने आज क्रिकेट खेलना चालू किया है, लेकिन सर मेरे को बैटिंग करना आ गया, लेकिन अभी मैं सिक्स नहीं मार पा रहा हूं, ये क्या बात होती बेटा? धीरे धीरे होगा ना, पेशेंस रखिए चीजों के बारे में, तो होगा धीरे धीरे। ठीक है, रोज रोज करेंगे तब चीज होती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे इधर देखेंगे प्रॉफिट एनालिसिस। क्या बोल रहा है प्रॉफिट एनालिसिस? बोलता है प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स आर मोस्ट ऑफन अनसर्टन। प्रॉफिट्स आर मोस्ट ऑफन, बताओ क्या? अनसर्टन। क्या आप पहले से बता सकते क्या? क्या आप जैसे 2000, अभी 2021 चल रहा है, क्या आप पहले से बता सकते क्या कि 2022 में एग्जैक्ट आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाएगा? ऐसा बता सकते हैं आप? एग्जैक्ट बताओ फास्ट। हम्म, तो आशीष गुप्ता वही बात है बेटा, रिवीजन से होता है, और आप समझ नहीं रहे बात को फिर से। अभी मैंने जब आपको अभी पढ़ा दिया, अभी मैं रिवाइज करवा रहा हूं, इस चीज को आपको घर पे जाके खुद एक बार इसको पढ़ना पड़ेगा। फिर एक बार पढ़ने के बाद तब के तब एमसीक्यू सॉल्व करो, फिर गलतियां हुई उन गलतियों को मार्क करो, उन मिस्टेक्स को मार्क करो, फिर वापस से एक दो दिन बाद वापस से उन मिस्टेक्स वाले एमसीक्यू को वापस से पढ़ो, देन 10-15 दिन बाद वापस से इस चैप्टर का रिवीजन करो। जब आप बार 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 ये चीजें करेंगे ना, तो चीजें याद होती है। समझ रहे हो? जब कोई गाना आता है, मुझे बताओ, जब कोई गाना होता है, जैसे आपका वो है ना गाना, कौन सा है इसका, तुम ही हो गाना आया था है ना, किसका? अरिजीत सिंह का। मुझे बताओ आपको इसके लिरिक्स पहले दिन ही याद हो गए क्या? पहले दिन ही याद हो गए इसके लिरिक्स? ऐसा हुआ क्या? नहीं, हमने क्या किया, इसको इतनी बार सुन लिया, इस गाने को इतनी बार 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 इसके गाने को सुनते हैं, फिर बाद में लिरिक्स छप जाते दिमाग में। तो वैसे ही होता है, जब आप बार बार कोई चीज करोगे तो फिर वो चीज याद होती है, तब आप उस चीज को रिमेंबर कर पाओगे, तब आप उस चीज को रिकॉल कर पाओगे। इस बात को समझो। तो ऐसा नहीं होता कि एक बार रिवीजन क्लास देख ले तो सब दन दनादन घुस जाएगा दिमाग में, आपको उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा कंटिन्यूअस बेसिस पे, तो फिर वो चीजें आपको याद होना स्टार्ट होगी। ठीक है। चलिए अब देखेंगे इधर, आइए इधर। यस, तो मुझे बताओ, क्या आप अभी मुझे बताओ 2021 में ऐसा बोल सकते क्या कि 2022 में एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट कमाने वाले हो? ऐसा बता सकते हो फास्ट, जल्दी से? हम्म, क्या कर सकते हो? अगर बताओ फास्ट जल्दी से, बता सकते हो आप एग्जैक्ट कि कितना नहीं, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट अनसर्टेन चीज है। अरे जरूरी थोड़ी ना है मैं प्रॉफिट कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा, क्यों? क्योंकि हमारी मार्केट कंडीशन चेंज होते जाती है। अब मुझे बताओ 2018 2019 में जब कोई सोच रहा होगा कि 2020 में तो मैं दन दनादन प्रॉफिट कमाऊंगा, अब इसको थोड़ी ना पता था जब वो 2019 में था, तब उसको थोड़ी पता था कि मार्केट्स में आपका इकोनॉमी में कोरोना आ जाएगा, मार्केट कंडीशन ही पूरी बदल गई।
समझ। तो मार्केट कंडीशंस बदलते रहती है, चीजों की प्राइसेस बदलते रहती है, तो हमारा प्रॉफिट अनसर्टन है, हमारा प्रॉफिट अनसर्टन है, पहले से एग्जैक्ट नहीं बता सकते। फिर भी मुझे प्रॉफिट की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कि मुझे कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, कितने कॉस्ट में करना चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए, प्रॉफिट की प्लानिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट थियरी पढ़ना पड़ेगा, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बस आपको इतना ही पढ़ना है और डीप में नहीं जाना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगला है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। हर बिजनेस को करने का कुछ ना कुछ रिस्क होता है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है कि हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आएंगे या नहीं आएंगे, लोग प्रोडक्ट को खरीदने आएंगे या नहीं आएंगे। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होती है। तो बोलता है एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज हेल्प्स द बिजनेस फर्म इन अराइविंग एट एफिशिएंट डिसीजंस एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, करंट इंफॉर्मेशन एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो बोलता है आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से ये रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का भी पहले से एनालिसिस करके रख सकते हो कि अगर फ्यूचर में कभी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आती है तो उसके लिए हम किस तरह से पहले से तैयार रह सकते हैं। तो पहले से प्लानिंग बनाने के लिए आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद लो कि बिजनेसेस में जब रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आती है उस समय पे क्या करना चाहिए। यस, तो ये था हमारा, बताओ, इंटरनल प्रॉब्लम्स में जो है हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई किया। वैसे ही जो हमारे एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल इश्यूज होंगे उस पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या करेंगे, बताओ, अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे कि आपके गवर्नमेंट ने जो टैक्स रेट रख दिया, समझ लो गवर्नमेंट ने जीएसटी का रेट बढ़ा दिया। अब ये जीएसटी का रेट सिर्फ आपके लिए बढ़ा गया, ये तो सबके लिए बढ़ेगा, तो ये ओवरऑल लेवल में आपको अफेक्ट करेगा, ओवरऑल हर बिजनेसेस को अफेक्ट करेगा, है ना। जैसे कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रेट बढ़ा दिया, या गवर्नमेंट ने बोला क्या कि इंपोर्ट करना बंद, इंपोर्ट्स बंद कर दो। अगर इंपोर्ट्स को बंद करने का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया इंपोर्ट पे तो भी सारे बिजनेस को अफेक्ट हो सकता है। मतलब कि क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं। तो इसमें और क्या क्या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, आप जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं वहां पे कौन से टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है। क्या वहां पे आप जिस कंट्री में रहते हैं क्या वहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो होता है, या मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो होता है, या सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो होता है। क्योंकि ये अलग अलग इकोनॉमी में बिजनेस करने का तरीका अलग अलग वे का होता है। अलग अलग इकोनॉमी में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। तो ये आज ही हम पढ़ने वाले, आज थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड कल पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, इसके बाजू में लिख देंगे बेटा इकोनॉमिक्स चैप्टर 5। आप इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हैं कि हर इकोनॉमी जो होती है ना, हर इकोनॉमी जो होती है वो क्या होती है, वो स्टेजेस के थ्रू गुजरती है। मतलब क्या है, देखो आपके इकोनॉमी का जो जीडीपी होता है ना, जीडीपी मतलब क्या, आपके इकोनॉमी में जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं वो, जैसे 2019, 2020, 2021, 2022, तो क्या ये एकदम ऐसा बढ़ेगा क्या, ऐसा नहीं होता है। बोलता है कि आपका जो इकोनॉमी होता है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, है ना। तो जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा कहां पे, बताओ, हमारे कहां पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कि जब जीडीपी की वैल्यू बढ़ती है हमारे इकोनॉमी में उसे एक्सपांशन स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपांशन स्टेज बोलते हैं। फिर जब टॉप लेवल पे पहुंच जाता है आपका, इसको बोलते हैं पीक स्टेज। देन जब जीडीपी की वैल्यू गिर रही है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्टेज। एंड जब लोएस्ट वैल्यू आ जाती है आपकी जीडीपी की उसको बोलते हैं ट्रफ। उसे क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो आप जब बिजनेस कर रहे हैं उस समय पे आपकी इकोनॉमी कौन से स्टेज में है। जब एक्सपांशन स्टेज होता है तो ये प्रॉस्पेरिटी का स्टेज होता है। इस समय क्या होता है, सारी चीजें बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा चीजें खरीदेगा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा चीजें खरीदेगा, तो गुड्स की डिमांड और बढ़ती है, लोगों का प्रॉफिट और बढ़ता है।
पर कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में क्या होता है, सब चीजें गिर रही है, लोगों को जॉब से निकाला जाता है, लोगों की इनकम गिरती है, तो डिमांड गिरती है, तो आपके गुड्स बिकेंगे नहीं, प्रॉफिट गिरेगा। समझ पा रहे हो बात को? मतलब कि ये भी क्या है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। इस बात को समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसके बारे में डिटेल में कहां पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 में पढ़ेंगे क्या? हाँ, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, तस्वीर बिल्कुल सही बात बोला आपने। चलो आगे नेक्स्ट। सो नेक्स्ट देखेंगे तो कौन सा स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल चल रहा है आपके इकोनॉमी में, फिर आपके इकोनॉमी में लोगों की नेशनल इनकम कैसी है। अगर नेशनल इनकम ज्यादा होंगी तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा, तो ज्यादा चीजें खरीदेंगे तुमसे। अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल ज्यादा होगा तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, मतलब क्या, वो जॉब्स कर रहे हैं, तो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं, तो ज्यादा चीजें खरीदेंगे। प्राइस का क्या लेवल है तुम्हारे इकोनॉमी में, प्राइस मतलब क्या कि बहुत महंगाई तो नहीं बढ़ गई, जैसे पेट्रोल आज के दिन में पेट्रोल कितना महंगा हो गया, तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। इन्फ्लेशन मतलब क्या, महंगाई, प्राइसेस का बढ़ना, उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं, महंगाई होना उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो आपके इकोनॉमी में ये फैक्टर्स भी आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। बाद में गवर्नमेंट अपनी अलग अलग पॉलिसीज बनाता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कंपटीशन पॉलिसी, मॉनेटरी, फिस्कल पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज भी बिजनेस को अफेक्ट करती है। आपके इकोनॉमी में फाइनेंशियल सेक्टर मतलब बैंक्स, बैंक्स कैसे काम करते हैं, जैसे आपको पता है हमारे इंडिया में बैंक्स के साथ धोखा बहुत ज्यादा होता है, बैंक फ्रॉड्स बहुत ज्यादा होते रहते हैं जनरली। तो बाहर के कंपनीज घबराते हैं इंडिया में, फिर इंडिया के बैंक से लोन लिया या इंडिया के बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया, तो उनको डर लगता है कि भैया फ्रॉड इतने ज्यादा होते हैं बैंक्स में, तो कैसे चलेगा। समझ रहे हो बात को? हाँ। फिर कैपिटल मार्केट मतलब आपका स्टॉक मार्केट है ना, BSE NSE, तो स्टॉक मार्केट किस तरह से फंक्शन करता है, वो भी चीज आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। देन देन आपके कुछ होते हैं सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस, कंज्यूमर यूनियंस, है ना। जैसे लेबर यूनियन, बहुत बार क्या होता है कि जब आप लेबरर्स की, आपके वर्कर्स के डिमांड को पूरी नहीं करते, तो वो लोग बाहर बाहर बैठ के स्ट्राइक करते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये सब क्या है, सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। और जनरल लेवल में जो आपका सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है आपके कंट्री का, वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है ऐसा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का काम करने का तरीका अलग तरीके का होता है। तो अब मुझे आप एक बात बताइए कि क्या, मुझे एक बात बताना ध्यान से, क्या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में इन चीजों का कंट्रोल होता है क्या? क्या आप इन चीजों को खुद कंट्रोल कर सकते, बताइए फास्ट। क्या आप खुद इन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे क्या? तो देखो क्या लिखा है, एज द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स, इट शुड फाइन ट्यून इट्स पॉलिसीज टू मिनिमाइज देयर एडवर्स इफेक्ट्स। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखो हमारे हाथ में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंट्रोल करने का पावर नहीं होता। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए अपने बिजनेस में जिससे इन चीजों का एडवर्स इफेक्ट उन्हें कम से कम हो। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दैट एडवर्स इफेक्ट्स, हमारा यहां पे इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का यूनिट 1 पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 यूनिट 1 पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब हम यूनिट 2 की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मुझे बताइए क्या आप सब लोग रेडी है फास्ट? यस, क्या आप सब लोग रेडी हैं? क्या आप सब लोग रेडी हैं? यस यस यस, चलो बताओ फास्ट। ओके, सो अब जो हमारा बेटा, जो हमारा नेक्स्ट, जो हमारा है ना, नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है, उस यूनिट का नाम क्या बताओ? हमारा नेक्स्ट यूनिट जो है उस यूनिट का नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। तो मैंने इसके लिए पूरा चार्ट एक प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, इसके लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है। ऐसा चार्ट आपको, ये पूरा का पूरा मैंने बनाया बेटा, ये वाला पूरा चार्ट मैंने बनाया है। तो इस चार्ट से ही हम पूरा रिवीजन करेंगे इस टॉपिक का, कल हमारे पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग का टॉपिक जो है बेटा, अब मैं जो हूँ मंडे, नेक्स्ट मंडे जो है तब से हमारा फिर क्या चालू हो जाएगा, डिमांड फोरकास्टिंग।
तो हमारा डिमांड फोरकास्टिंग के बेसिक्स खत्म हो गए थे, हमको मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग अभी पढ़ना है, वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो भी 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, तो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 का यूनिट 1 भी खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ऐसा करके हम धीरे धीरे सारी चीजें धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, ओके, चलिए आइए, यस। सो अब बात करेंगे बेटा जल्दी से, आइए। अब देखो इसके चार्ट्स एक बार आपको बता दो मैंने किस तरह के चार्ट बनाए, देखो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये पूरा एक चार्ट है, ये पूरा एक चार्ट है, इसमें पूरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ गया, ठीक है। हाँ, तो देखो इसमें जैसे यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गए, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर, और क्या है, मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, सॉल्विंग सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। उसके बाद ये क्या है, ये है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, और फिर देखो क्या है, फिर देखो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। देखा, पूरा एक चार्ट में पूरी की पूरी चीजें आपके लिए बना के लाई है। चलिए, सो क्या हम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं? यस। नहीं बेटा, नोट्स तो सिर्फ प्लस स्टूडेंट्स को मिलते हैं बेटा, ठीक है, नोट्स जो है प्लस स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए जाते हैं। चलिए, सो अब बात करेंगे जल्दी से टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की। मैंने इसका बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एक ट्रिक बनाया है इसको याद करने के लिए, सुनना बात मेरी ध्यान से, ठीक है, बहुत मजेदार चीज है। चलिए, सो बोलता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, बोलता है कि 3 तरह की इकोनॉमी होती है, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसा होता है आपको समझा दो, सुनना बात ध्यान से, ठीक है, बात ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ना किसके तरह होता है, ये आपके ग्रैंड फादर की तरह होता है, दादाजी की तरह, ठीक है, ये आपके ग्रैंड फादर की तरह होता है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, आगे नेक्स्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होता है बेटा वो आपके पापा की तरह होता है, ठीक है, ये आपके पापा की तरह होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी मम्मी की तरह होता है? तो ये क्या होता है? हाँ, अच्छा, हाँ देखो, अब सुनना बात ध्यान से, बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चीज है ये भी, ठीक है, सुनेंगे बातें, सुनो। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ऐसा समझो, समझो आप आपके घर पे अभी बैठे हो, ठीक है, आप आपके घर में अभी बैठे हो, और आपके घर में सिर्फ आप हो और दादाजी हैं, आपके ग्रैंड फादर है, ठीक है, तो आप हो और आपके दादाजी हैं आपके घर पे, ठीक है, और मम्मी पापा बाहर गए हैं। तो दादाजी का कैसा होता है, वो ना अपने ऊपर कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते। दादाजी क्या बोलते हैं, बेटा तेरे को जो करना है कर, जो मस्ती करना है कर। तो क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस एकदम कम से कम होते हैं। क्या फील आ रहा है, क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है ग्रैंड फादर का, आपको बेटा जो करना है करो अपने मर्जी से। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा क्या मिलता है, फ्रीडम मिलता है, कि तुमको बेटा जो करना है करो, हम तुम्हें बीच बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे, कोई आपको रुकावट नहीं लगाएंगे। क्या फील आ रहा है, क्या फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका जो बेटा होता है, नेक्स्ट आपका जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है वो पापा की तरह थोड़ा होता है। देखो देखो बात समझना, जब पापा अकेले घर में है, मैं और सिर्फ पापा है, तो पापा क्या बोलते हैं, पापा क्या बोलते हैं, वो अपने रूल्स अपने बोलते हैं कि देखो बेटा मस्ती नहीं करना है ना, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करना है। पर मुझे बताओ पापा ऐसा क्यों करता है, मुझे एक बात बताओ, क्यों ऐसा करते पापा, बताओ क्यों ऐसा रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाते हैं हमारे ऊपर, हमारी अच्छाई के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए। तो वैसे ही सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट के हाथ में पूरा पावर होता है और वही सारी चीजें करता है। पर क्यों करता है ऐसा, ताकि लोगों की अच्छाई हो, लोगों के वेलफेयर के लिए किया जाता है। क्या फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बात, क्या फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट बात होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट बात होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मिक्स दोनों का मिक्सचर। देखो बेटा देखो, तुमको जो करना है करो, पूरा फ्रीडम है, पर अगर तुमने गड़बड़ की तो तुमको फटके पड़ेंगे, समझ रहे हो? हाँ, तुमको बेटा जो करना है करो बेटा। जब मम्मी घर पे होती है, सिर्फ पापा और दादाजी बाहर गए, सिर्फ मम्मी अभी घर पे, तो मम्मी क्या बोलते, बेटा जो करना है करो, लेकिन मस्ती किया तो फटके पड़ेंगे। वैसे ही यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसको जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम पे निगरानी रखते हैं।
प्राइवेट सेक्टर पे क्या होता है बताओ, निगरानी रेगुलेशन करता है कौन बताओ, आपका गवर्नमेंट, है ना। ऐसा जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने कुछ किया ना गड़बड़ तो फटके पड़ेंगे, ऐसा। तो ये होता है आपका, क्या बताइए जल्दी से, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, क्या फील आएगा बताइए फास्ट। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बेटा किसकी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की। ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बात करेंगे हाँ, अब आ जाओ सो अब बात करेंगे बेटा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। चलिए सो देखेंगे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं या लेजेस फेयर इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। सर लेजेस फेयर इकोनॉमी क्यों बोल सकते हैं, क्या ऐसा सवाल आ रहा है आपका, नहीं आ रहा है तो पूछो। सर लेजेस फेयर क्यों बोलते हैं, लेजेस फेयर का मतलब होता है चीजों को अपने हाल पे छोड़ देना, लिख दो वहां पे। लेजेस फेयर का मतलब होता है चीजों को अपने हाल पे, अपने हाल पे छोड़ देना, छोड़ देना, इसे बोलते हैं लेजेस फेयर। मतलब कि गवर्नमेंट भी क्या करती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, गवर्नमेंट जो है चीजों को अपने हाल पे छोड़ देती है, बोलती है अरे प्राइवेट सेक्टर तुमको जो करना है करो, मार्केट के जो फोर्सेस होंगे, मार्केट के जो फोर्सेस होंगे मतलब क्या, जो मार्केट में जहां पे डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, उसके हिसाब से हम प्राइसेस डिसाइड करेंगे अलग अलग चीजों की। हम हम जो है टांग नहीं अड़ाएंगे इसमें, समझ रहे हो, मार्केट को अपने हाल पे छोड़ देते हैं, इसको लेजेस फेयर इकोनॉमी बोला जाता है, समझा बात है, क्या बोला जाता है, लेजेस फेयर इकोनॉमी। ठीक है। हम्म हम्म। और फ्री मार्केट इकोनॉमी क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा मार्केट फोर्सेस से चीजों की प्राइसेस डिसाइड की जाती है, मार्केट फोर्सेस से चीजों की प्राइसेस डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो इसलिए से फ्री मार्केट इकोनॉमी या लेजेस फेयर इकोनॉमी बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। इस टाइप के इकोनॉमी में, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है, हम्म, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है बताओ जल्दी से। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होता है जहां पे जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, रिसोर्सेज जो आपको प्रोडक्शन करने के लिए यूज आप करते हैं, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दे कैन बी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने हिसाब से जो भी आप प्रोडक्शन, जो भी बिजनेस करना चाहो करो। और प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्यों करते हैं बिजनेस, प्रॉफिट कमाने के लिए। और जो गवर्नमेंट का रोल होता है बहुत ही लिमिटेड रोल होता है, इसमें बहुत ही लिमिटेड रोल होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। इसके एग्जांपल्स देखेंगे, यूएस, यूके, जर्मनी, यहाँ पे जनरली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो होता है। बट फिर से आज के जमाने में ऑलमोस्ट सारी इकोनॉमीज लगभग लगभग मिक्स्ड टाइप की ही होती है। लेकिन हम यूएसए को कैपिटलिस्टिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूएस के अंदर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। फील आ रहा है, देखो दीज कंट्रीज आर नॉट प्योर फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म बट दे शो सम फीचर्स ऑफ बीइंग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। मतलब क्या है कि यूएस, यूके, जर्मनी में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के ज्यादातर फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़े। आगे बढ़े प्लीज, बताइए फास्ट जल्दी से। अब बात करेंगे इधर, सुनेंगे, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कैसा होना चाहिए। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज कैसी होनी चाहिए। मतलब क्या है, मतलब कि अगर किसी इकोनॉमी में राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है तो उसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोलेंगे। अगर किसी इकोनॉमी में फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, कंज्यूमर सॉवरेटी, कंपटीशन, ये चीजें होती है तो उसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोलेंगे। ये मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक का, समझ रहे हो। जैसे कि मैंने बोला, अगर किसी, हम ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो बोलते हैं अगर दो आंखें
दो कान, समझ पा रहे हो, एक सिर, वन फेस, ये होता है। तो ये क्या है, दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर ये चीजें होती है तो उसे ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। वैसे ही अगर ये चीजें होगी किसी इकोनॉमी में तो उसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोलेंगे। क्या फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बताइए जल्दी से फास्ट। इसका मतलब ये है, चलिए ठीक है। हाँ नहीं होता यूएफओ के में, ठीक है। हाँ चलिए आगे देखेंगे, अब बातें सुनिए जल्दी से, थोड़ा स्पीड में अभी करेंगे, ये ज्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। चलिए तो सबसे पहली बात देखेंगे बेटा क्या है यहाँ पे, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि यहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जितने भी हमारे प्रोडक्टिव फैक्टर्स या मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग खरीद सकते हैं अपने नाम से, है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा बहुत ही रिस्ट्रिक्शन डालता है फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, बाकी जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने नाम से खरीद सकते हैं, अपने नाम से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का मतलब होता है कि आप जो चाहे वो काम कर सकते हैं। आपको मोबाइल फोन बेचना है मोबाइल फोन बेचो, आपको कार बेचना है कार बेचो, टीवी बेचना है टीवी बेचो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आप करना चाहते हो वो करो। तो हियर पीपल आर फ्री टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। आपको जिस तरह के गुड्स कंज्यूम करने हैं, जैसा काम करना है, जो प्रोडक्शन करना है, जहां से भी चीजें खरीदने हैं, जो भी करना है करो, कोई दिक्कत की नहीं है। यहां पे आपको इकोनॉमिक चॉइस का फ्रीडम होता है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज क्या है, कोई भी टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस क्या है, आपको जो चीजें खरीदना है वो चीजें खरीदो। हम तुम पे कोई ऐसा वो नहीं लगाएंगे रिस्ट्रिक्शन कि ये दो चीजें हैं इनमें से ही खरीदना पड़ेगा। जैसे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा होता है, कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं होता सोशलिस्ट इकोनॉमी में। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि कौन से गुड्स बनने चाहिए और उन गुड्स में से आपको चूज करना पड़ता है, अब क्या खरीदना है खरीदो। कैपिटलिस्टिक में क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट चूज नहीं करेगा, तुमको जो खरीदना है खरीदो, तुमको जो चीजें चाहिए तुम डिमांड करो लोगों से, तो आपको वो चीजें बना के देंगे बिजनेसमैन। फील आ रही है बातें, फर्क समझ में आ रहा है। आगे नेक्स्ट, चलिए आगे आगे देखेंगे नेक्स्ट। सो इधर देखेंगे जल्दी से, तो कंज्यूमर, ये आपका हो गया फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है बेटा कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कंज्यूमर इज द किंग, है ना। कंज्यूमर इज द किंग मतलब क्या, कि कंज्यूमर को जो कंज्यूमर ही अल्टीमेटली डिटरमिन करते हैं कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे इकोनॉमी में, है। सर ये कैसे हो सकता है, देखो बात को समझो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखो क्या कर रहे हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखो क्या होता है, हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स बिजनेस करते हैं। क्यों बिजनेस करते हैं बताओ, क्यों करते हैं ये लोग बिजनेस, बताओ जल्दी से। प्रॉफिट कमाने के लिए, तो इनका प्रॉफिट मोटिव होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रॉफिट मोटिव, कि प्रॉफिट मोटिव के लिए, पैसा कमाने के लिए ही बिजनेस किया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जिन चीजों का डिमांड होगा, जिन चीजों का डिमांड होगा मार्केट में वही चीजें बनाएंगे ना। जिस चीज का डिमांड ही नहीं है तो वो चीज काय को बनाएगा कोई। फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, जो चीज का डिमांड ही नहीं है। हाँ ये बेटा दूसरी बार हो रहा है, मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूं। मुझे ना बेटा मेरी बात सुनना, मुझे शेड्यूल पता है हमारा, ठीक है। मुझे हमारा शेड्यूल पता है, मुझे पता है कब पीपी सर की क्लास है कब उनकी क्लास नहीं है। तो प्लीज इसके बाद आप ऐसा प्लीज मत लिखे। अगर आपको लेट हो रहा है तो आप जा सकते बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बहुत ही गलत बात है। यहाँ पे आपको पढ़ाने आया हूँ, तो आपको पढ़ना है तो पढ़िए अच्छे से। मुझे पता है बेटा 7:15 को क्लास है, तो मैं आपको उस समय पे छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत बात है ऐसा लिखना, ठीक है।
चलिए वापस आइए इधर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो चीजों की बेटा डिमांड होती है, जो चीजों की बेटा यहाँ पे डिमांड होती है, हम क्या करते हैं, वही चीजें बनाते हैं यहाँ पे। अब डिमांड मतलब क्या, मतलब कि कंज्यूमर्स जो चीजें चाहेंगे वही चीजें सप्लाई होंगी मार्केट में। ये फील आ रहा है, क्योंकि जो कंज्यूमर्स की चाहत होगी, जो कंज्यूमर्स की डिमांड होगी, अगर वो गुड्स बनाए तो उसमें प्रॉफिट कमाने का चांसेस ज्यादा होगा। तो इसलिए सब लोग वही चीजें ज्यादा बनाते हैं जो कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बातें। चलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बताओ जल्दी से। यस, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंज्यूमर सॉवरेटी, बायर्स है ना, या कंज्यूमर्स विल अल्टीमेटली डिटरमिन which goods and services will be produced and in what quantities. Producers have to produce goods and services which are preferred by consumers. मतलब कि कंज्यूमर्स डिसाइड करेंगे कौन से गुड सर्विसेज बनने चाहिए। अब ये चीज सोशलिस्ट इकोनॉमी में नहीं होती। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि कौन से गुड्स एंड सर्विस बनने चाहिए। क्या फर्क समझ में आ रहा है? मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर सॉवरेटी नहीं होती है। ठीक है, यस। चलिए अब बात सुनेंगे मेरी बातें। नेक्स्ट बता रहा हूं बेटा, फीचर कैरेक्टरिस्टिक का, थोड़ा रुको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कंपटीशन। ऑब्वियस सी बात है, सारे प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करें बताओ, आपके जो है यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स बिजनेस कर रहे हो, सब एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं। सब चाहते हैं कि लोग मुझसे गुड्स खरीदें, मुझसे खरीदें, क्योंकि अगर मुझसे गुड्स खरीदेंगे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो सब लोग क्या चाहेंगे, सब लोग बोलेंगे यार अगर मैं मेरे रिसोर्सेस को अच्छे से यूज करूं, अगर मैं कम से कम खर्चे में बेस्ट क्वालिटी के गुड्स बनाऊंगा ना, तो लोग मुझसे आके ज्यादा खरीदेंगे। तो कंपटीशन के वजह से हम एफिशिएंट वे में रिसोर्सेज यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा बात, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। यहां पे गवर्नमेंट कोई प्लानिंग नहीं करती इकोनॉमी की, सब मार्केट के हाल पे छोड़ दिया है। ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्राइस मैकेनिज्म। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब क्या, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को जो जो चीजों में खुद का प्रॉफिट दिखेगा वही गुड्स एंड सर्विसेज बनाया जाएंगे और उनकी प्राइसेस मार्केट से डिसाइड होगी। यहाँ पे गवर्नमेंट कोई इंटरफियर नहीं करता। फील आ रही बातें? तो ये इकोनॉमी अपने आप ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती है, गवर्नमेंट बार बार टांग नहीं अड़ाता इसमें। एंड फाइनली प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बहुत बार एमसीक्यू आते बेटा इसके ऊपर कि प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ विच इकोनॉमी, तो बोलेंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। चूंकि लोगों को प्रॉफिट चाहिए इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, इसमें प्रोडक्शन वगैरह करते हैं इस टाइप के इकोनॉमी में। ठीक है, मैंने आपको अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बताया, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, देन फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, कंज्यूमर सॉवरेटी, कंपटीशन, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, चलिए सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे आज के इस सेशन को करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच गाइस। यस, तो गाइज आई होप कि आप सबको हमारे इस लेक्चर में काफी ज्यादा मजा आया होगा। जरूर बेटा कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगता है हमारा ये सेशन। एंड हमारा दोस्तों लक्ष्य 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है हमारे इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप MB सर कोड को यूज कर सकते हैं। 22 दिसंबर से ही बेटा बैच स्टार्ट हुआ है, अभी भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सारे एजुकेटर्स के आपको नोट्स इस बैच में ही आपको मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते बेटा, यहाँ पे आप चाहें तो रेगुलर सब्सक्रिप्शन या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। MB सर कोड लगाना ना भूले। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक्स सो मच गाइज, बाय बाय एंड गुड नाइट।